Hello friends, my name is Sohan. I'm the founder and director of Dream Abroad Immigration and Citizenship Consultant. We are located in Ahmedabad, Gujarat. सर आज मैं आपको जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ ना उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कनाडा में सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांडेड ऑक्यूपेशन कौन से हैं। आप किसको किसको कनाडा पीआर देने वाला है ये 2025 एंड 26 में, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कनाडा पीआर किस तरह से आप ले सकते हैं, कनाडा पीआर का प्रोसेस कितने स्टेप में होता है और कौन से स्टेप में क्या क्या चीजें वेरीफाई होती हैं। तो सर आप वीडियो के एंड तक बने रहें और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो सर स्टार्ट करते हैं कि अभी कनाडा पीआर के लिए जो मोस्ट डिमांडेड ऑक्यूपेशन है, चाहे आप ऑनशोर एप्लीकेंट है चाहे आप ऑफशोर एप्लीकेंट है, उसके लिए जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है आईटी। अगर आप आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं तो सर आपके बहुत अच्छे चांस है कि आप एक्सप्रेस एंट्री में भी फाइल आपकी लगा सकते हैं। और अगर आप किसी पर्टिकुलर पीएनपी को भी टारगेट करते हैं ना तब भी ऐसे चांसेस है कि आपको पीएनपी प्रोग्राम के थ्रू जल्दी भी आ सकता है। दूसरा है कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स। लाइक सर अगर आप कंस्ट्रक्शन रिलेटेड फील्ड में काम कर रहे हैं, इवन ये जरूरी नहीं है कि आप सिविल इंजीनियर ही होने चाहिए, अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्कर भी हैं लेकिन आप एक्सपीरियंस अच्छा होल्ड कर रहे हैं तो भी सर आपके लिए बेस्ट चांस है कि आप कनाडा पीआर अप्लाई करें तो आपका पीआर मिल सकता है। तो सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट एनालिस्ट, सर ये सारे ही लोग आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंडर में आते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हेल्थ केयर की। तो सर आपको पता है कि हेल्थ केयर नॉट ओनली इन कनाडा बट सर अभी वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सारी ही कंट्री में हेल्थ केयर सबसे मोस्ट डिमांडेड ऑक्यूपेशन है। लेकिन किसी किसी कंट्री में, लाइक अगर आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपके पास रजिस्ट्रेशन मांगते हैं, उसके बिना आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो सर कनाडा में कैसा है कि कनाडा पीआर में आप एक्सप्रेस एंट्री में फाइल आपकी लॉन्च कर सकते हैं, उसके लिए किसी भी टाइप के रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है इनिशियली। तो हेल्थ केयर में अगर आप रजिस्टर्ड नर्स है या तो आप किसी अदर ऑक्यूपेशन में काम करें जो हेल्थ सेक्टर के अंडर में आता है तो सर आपको पीआर बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। दूसरा है फिनेंस एंड बिजनेस। सर अगर आप अकाउंटेंट हैं, आप बिजनेस एनालिस्ट हैं, आप फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं तो आपके भी बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको कनाडा का पीआर वीजा मिल सकता है। उसके बाद में एजुकेशन इन अर्ली चाइल्डहुड। सर एजुकेशन सेक्टर का मतलब ही होता है कि आप किसी स्कूल में टीचर हैं, आप प्राइमरी टीचर हो सकते हैं, आप अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर हो सकते हैं, आप स्कूल प्रिंसिपल हो सकते हैं, या आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो सकते हैं। तो एजुकेशन सेक्टर है। उसके बाद में हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। सर अगर आप किसी रेस्टोरेंट या होटल में आप मैनेजर हैं, आप रेस्टोरेंट मैनेजर हैं या आप होटल मैनेजर हैं, आप शेफ हैं, आप कुक हैं, आप फूड सर्विस सुपरवाइजर हैं, तो सर आपके लिए भी बेस्ट चांस है कि आप कनाडा पीआर अप्लाई करें। और 2025 या 26 का जो गवर्नमेंट ने कोटा अनाउंस किया है उसमें बहुत ही अच्छे चांस है कि आप आ सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि कनाडा में एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ तो निकल ही रहे हैं, साथ ही साथ पीएनपी के भी बहुत सारे ड्रॉ निकले हैं और अभी तक में उन्होंने ऑलमोस्ट 50,000 से ज्यादा लोगों को पीआर दे चुके हैं और आगे भी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है और ऐसे नई नई पॉलिसी आ रही है जो शायद आपके फेवर में हो सकती है। अभी के टाइम पर अगर आप कर सकते हैं कि आप फ्रेंच लैंग्वेज का कोर्स कर लें तो आपके लिए वेल एंड गुड है, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि जो ऑनशोर एप्लीकेंट है उनके पास टाइम का प्रॉब्लम होता है, जो ऑफशोर एप्लीकेंट है शायद उनके पास इतने प्रॉपर रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं होते, या वो लोग भी जॉब या बिजनेस में इतना बिजी है कि शायद फ्रेंच लैंग्वेज का कोर्स नहीं कर सकते। तो सर एक चीज है कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक्सप्रेस एंट्री में पीआर लेना इजी है तो सर ये बात गलत होगी, क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आप पीआर इजिली नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, अगर आप पीएनपी टारगेट करेंगे, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, जो उनके स्टेट गवर्नमेंट्स के प्रोग्राम होते हैं, तो सर बिल्कुल आप कनाडा का पीआर वीजा ले सकते हैं। पीएनपी प्रोग्राम्स में रिक्वायरमेंट इजी होती है। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट की बात करूं कि पीआर वीजा के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो सर आपकी एज है वो 40 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आप बिलो 40 हैं तो ये एक बेस्ट एज होती है कि आप कनाडा का पीआर अप्लाई करें। दूसरा है कि सर आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है ना वो मिनिमम 1 ईयर का हो तो भी आप अप्लाई तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस 4 या 5 साल का है या उससे ज्यादा का है तो आपके जो पॉइंट है, क्योंकि पॉइंट टेस्टेड पीआर होता है फाइनली, इसमें 67 पॉइंट चाहिए होते हैं आउट ऑफ 100 पीआर एलिजिबिलिटी के लिए, तो सर आपके जो पॉइंट है ना वो ज्यादा बनते हैं। उसके बाद में अगर वर्क एक्सपीरियंस हो गया, फिर आपका आईएलटीएस, क्योंकि इंग्लिश तो सर कंपलसरी 100% इंग्लिश के बैंड चाहिए चाहिए, विदाउट इंग्लिश आपका पीआर पॉसिबल ही नहीं है, आप अप्लाई भी नहीं कर सकते।
कितना चाहिए सर? एक्सप्रेस एंट्री के लिए आपके पास मिनिमम 6 बैंड होना चाहिए। अगर आपके पास 6 बैंड है तो आप एक्सप्रेस एंट्री में आपकी फाइल लगा सकते हैं। लेकिन अगर 6 बैंड नहीं है, हमारे बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिनके पास 6 बैंड नहीं होते, किसी में एक में 5.5 आ गया, ये दो में 5.5 आ गया, तो सर अगर आप 5.5 बैंड भी अगर होल्ड करते हैं, आपका IELTS का स्कोर अभी तक वैलिड है, तो आप 5.5 बैंड पर भी पीएनपी में अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली पीएनपी प्रोग्राम में। तो ये हो गया सर उसका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया। उसके बाद मैं बात करूं कि ये टाइम कितना लेगा, तो सर इसमें जो टाइम प्रोसेस है ना, पहले ऐसा होता था कि 6 से 8 महीने में भी पीआर आ जाता था, 12 महीने में भी आ जाता था, लेकिन हाँ अभी सर अगर आप पीएनपी टारगेट कर रहे हैं तो आप ये मानकर चलो कि कम से कम आपको 1.5 साल तक वेट करना पड़ेगा। हाँ, एक्सप्रेस एंट्री अगर आप एलिजिबल है ना एक्सप्रेस एंट्री में, तो हो सकता है कि आपका 8 से 12 महीने में पीआर आ जाए या शायद 15 महीने में आ जाए। लेकिन अगर पीएनपी अप्लाई करते हैं तो सर 1.5 2 साल का टाइम आपका लग सकता है। और फिर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हैं और आपके स्कोर वगैरह ये सारी चीजें क्या है। तो सर इस तरह से कनाडा का पीआर का आपको एलिजिबिलिटी बता दिया मैंने। अब इसमें जनरली प्रोसेस के स्टेप कौन कौन से होते हैं, तो जनरली सर 4 या 5 स्टेप में कनाडा पीआर का प्रोसेस होता है। जो फर्स्ट है वो एक इनिशियल असेसमेंट हम लोग करते हैं कि आप एलिजिबल है या नहीं है पीआर अप्लाई करने के लिए। उसके बाद में सर आपका होता है ईसीए, जो मेन है एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। ईसीए में क्या होता है कि जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, लाइक आपकी मार्कशीट है, डिग्री सर्टिफिकेट है, ट्रांसक्रिप्ट है, ये कनाडा गवर्नमेंट डायरेक्टली वेरीफाई करती है कि वो जेन्युइन है कि नहीं है, कोई फेक फ्रॉड डिग्री ना हो। जो आपकी यूनिवर्सिटी के पास से वो सीधा वेरीफाई करती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में उनके डायरेक्ट आईएफ है तो वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में नोटिफिकेशन डाल देते हैं। कहीं कहीं पर आपको कुरियर करना पड़ता है ये सारी चीजें। इसमें जो टाइम लगता है ईसीए में, वो टाइम आपका 1.5 से 2 महीने का टाइम लग सकता है। उस और इसमें जो फीस लगती है, मैं अगर इंडियन रुपीज में बात करूँ, सर 25 से 30 हजार रुपए का एक्सपेंस आता है ईसीए में। उसके बाद में सेकेंड स्टेज है कि आपके पास आईएलटीएस या पीटी की प्रिपरेशन आपको कर लेना होता है, और आपको इंग्लिश या आईएलटीएस का रिजल्ट रेडी करना होता है। क्योंकि जब आपका ईसीए का प्रोसेस होगा ना, तो 1 1.5 महीना जो भी प्रोसेस टाइम उसमें लगेगा, इन बिटवीन आप आईएलटीएस या पीटी जो भी आप देना चाहते हैं वो आप रेडी कर लें। और उसके बाद में जो आपका स्टेज आएगा वो ईओआई, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये एक क्रिटिकल स्टेज होता है, क्योंकि यहाँ पर ही आपकी यहाँ पर ही डिसाइड होता है कि आप एक्सप्रेस एंट्री में एलिजिबल है, एक्सप्रेस एंट्री में फाइल कर रहे हैं या आप पीएनपी में फाइल कर रहे हैं। और यहाँ एक्सप्रेस एंट्री और पीएनपी में आपका एप्लीकेशन हो जाता है, और जो टाइम लगता है वो मेनली यहाँ पर ही लगता है। वो आपका 8 महीना लग सकता है, 12 महीना भी लग सकता है, और 1.5 साल भी लग सकते हैं। उसके बाद में आपकी जब फाइल सेलेक्ट होती है, उनके रैंडम ड्रॉ निकलते हैं, जो ऑलमोस्ट एवरी 15 डेज में कनाडा के ड्रॉ निकल रहे हैं अभी। तो अगर आपकी फाइल शॉर्ट लिस्ट हो जाती है, आपका स्कोर अच्छा है, आपकी सारी चीजें अच्छी हैं, शॉर्ट लिस्ट हो गई, तो आपको आईटीए भेजते हैं। आईटीए का मतलब होता है कि इनविटेशन टू अप्लाई। मतलब इस स्टेज में उन्होंने आपको कंफर्म कर दिया कि सर हम आपकी फाइल सेलेक्ट कर लिए, हम आपको पीआर दे रहे हैं, बराबर। और अभी जो है आपको ये भी कंफर्म हो जाता है कि आपका इनविटेशन एक्सप्रेस एंट्री से आया है कि पीएनपी से आया है। एक्सप्रेस एंट्री से इनविटेशन आया हुआ हो तो आप पूरे कनाडा में डे 1 से कहीं भी रहो, कहीं पर भी जॉब करो, आप बिजनेस करो, आप फ्री हो जाते हैं। अगर किसी स्टेट ने आपको इनवाइट किया है तो उस पर्टिकुलर स्टेट में आप 2 या 3 साल तक रह करके काम करते हो, और उसके बाद फिर कनाडा में कहीं पर भी मूव ऑन हो सकते हो आप। तो आपका इनविटेशन आ गया। इनविटेशन आने के बाद में क्या होता है कि आप आपका वीजा लॉन्च करते हैं, वीजा लॉन्चमेंट। वीजा लॉन्चमेंट के टाइम पर आप एक फीस पे करते हैं, जो गवर्नमेंट को आप फीस पे करते हैं, जो एस्टिमेट अगर आप हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं तो आपका 2 3 लाख रुपए के आजू बाजू आप गवर्नमेंट को फीस पे करते हो। और उसके बाद में फिर आपको पासपोर्ट की रिक्वेस्ट आती है, आप जा करके आपका पासपोर्ट सबमिट करते हैं, और सर उसमें स्टैंप आ जाता है कि आपका वीजा ग्रांट हो गया। तो ये सिंपल स्टेप है कनाडा पीआर वीजा के। तो सर अगर आप भी फैमिली के साथ सेटल होना चाहते हैं, आप कनाडा का पीआर अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं, और जो सेक्टर्स मैंने बताए हैं ये डिमांडेड सेक्टर में आप जॉब कर रहे हो, और आप ये चीज को समझते हैं कि आप इंग्लिश में 5 बैंड या 6 बैंड आप मिनिमम ला सकते हो, तो सर आप हमारे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर लें। ये तो हमारी ब्रांच जो ऑफिस लोकेटेड है वह अहमदाबाद गुजरात में है, तो आप अहमदाबाद ऑफिस भी विजिट करके और यहाँ पर आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपके किसी फ्रेंड या फैमिली को रिक्वायरमेंट है, तो सर आप उनके साथ भी मेरा वीडियो ये शेयर कर सकते हैं। हमारी जो कंसल्टिंग फीस है, जो हमारी ड्रीम अब्रॉड इमिग्रेशन की फीस होगी, वो सर ओनली एंड ओनली 1 लाख रुपीज है। और उसके अलावा जो भी चार्जेस आएंगे वो इमिग्रेशन पे होंगे, जो डायरेक्टली आप इमिग्रेशन को पे करते हैं।
ओके, तो सर मिलते हैं अहमदाबाद ऑफिस पे। थैंक यू।